हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का वन लाइनर पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग सोशल साइंस का मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इसका आज पहला क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ से आए थे? अरब से। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ से के निवासी थे? अरब के। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? उबैदुल्लाह के द्वारा। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? मुल्तान, जिसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? मुल्तान, जिसे स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। भारत में जजिया कर लगाने वाले प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद कासिम। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? ऊँट पालन और खजूर की खेती का। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तुर्कों का। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्पतगीन गजनी के द्वारा। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल्पतगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? जयपाल को। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। जब मोहम्मद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसमें गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 के बीच कुल 17 बार आक्रमण किया था और यहाँ का धन लूटने के लिए। उनको साम्राज्य की स्थापना नहीं करना था, लेकिन धन लूटना था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी। अल-बरूनी द्वारा किताबुल हिंद, उत्वी द्वारा किताबुल यामिनी तथा फिरदौसी द्वारा शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। अल-बरूनी के द्वारा किताबुल हिंद, उत्वी, किताबुल यामिनी और फिरदौसी और शाहनामा पुस्तक की रचना की थी। किसने? अल-बरूनी ने। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1175 में, मुल्तान में। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1175 में, मुल्तान में। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अनियावारा आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीम द्वितीय के द्वारा। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और
पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया। तराइन का युद्ध। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ जहां मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। दूसरा युद्ध 1192 में हुआ जहां मोहम्मद गौरी विजय हुआ। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर के युद्ध में 1194 में। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर के युद्ध में 1194 में। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? शेख मुहिउद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गौरी के द्वारा। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गौरी के द्वारा। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी और मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जो बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने क्या किया? अपने आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? यालदौज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक को राज्याभिषेक कर किस स्थान पर किया गया था? लाहौर। 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को। कुतुबुद्दीन अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपहसालार का पद धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता और अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श। कुतुबुद्दीन को उदारता और अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान खां। अत्यधिक सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान खां के उपाधि से नवाजा गया। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े के गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई? 1210 में चौगान खेलते समय गिर जाने से। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह के उपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्काक-ए-चहलगानी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आए? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि का लेन देन। इक्तादार कहलाता है। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम
और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद से नियुक्त किया गया? अमीर आखूर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत का गद्दी पर बैठा? बहराम शाह को। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब ए मुमालिकत पद का सृजन किया था, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एतकिन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब ए मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? नासिरुद्दीन महमूद। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की? नासिरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किस सुल्तान ने करवाया? बलबन ने। सिजदा और पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग का स्थापना किया था? दीवाने अर्ज। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया गया था। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन का उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशब। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? रायकर्ण, जो गुजरात का शासक था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां के द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राजा पर आक्रमण किया था? देवगिरी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नकद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई थी? घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा। चराई कर, गृह कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। घोड़े की नाल के आकार की मेहराब का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था? अलाई दरवाज़ा, दिल्ली में। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अब हम लोग पढ़ने वाले तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा।
सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। किस सूफी संत के साथ गियासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया। कृषि के विकास हेतु अमीर-ए-कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। रहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है? इब्न बतूता। होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रभा सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान के दौरान। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हुक-ए-शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक चला, लोधी वंश जो 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? सैयद वंश की। यानी सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां है। रैयत-ए-आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन है? खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख-ए-मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोधी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने सर्वाधिक समयांतराल में शासन किया था? बहलोल लोधी ने 38 वर्ष तक। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख-ए-दाऊदी में लिखा था कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोधी के बारे में। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाई? सिकंदर लोधी ने। सल्तनत कालीन वंश और शासनकाल संस्थापक। मामलुक वंश जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं, उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज़्ज़त-ए-सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में हुई? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी। लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया था? महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोधी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तुर्कों ने। सल्तनत काल में दस्तार बंदवान किसे कहा जाता था? उमेला को। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो ने। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने। अभिलेखों में विजयनगर ने किस शासक की पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया? बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी
में विद्यमान है। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग है? तेलुगु। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। अपनी मदुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? गंगा देवी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र को वर्तमान नाम क्या दिया गया? हेडविल। दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तैलंग ब्राह्मण खाने जहाँ को। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तुगलक वंश के अंतर्गत। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी। हक ए सर्ब कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ज़कात मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। खुम्स लूट से प्राप्त धन, इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। खराज यानी भू राजस्व गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका और तांबों का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशियाँ। जवाबित का संबंध किससे था? राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने। सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग। दीवान विजारत वित्त विभाग है। दीवान रियासत नियंत्रण विभाग है। दीवान मुस्तखराज कृषकों के बकाया भू राजस्व वसूलना। दीवान कोही कृषि के विकास के लिए। दीवान कज़ा न्याय विभाग। दीवान इंसा पत्राचार विभाग। दीवान अर्ज सैन्य विभाग। दीवान रिसालत विदेश विभाग। दीवान वरीद गुप्तचर विभाग। दीवान बंदगान दास विभाग। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजलिस-ए-खलवत। इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? 20 से 25%। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।